चलो तो लास्ट क्लास से कोई डाउट है तो पूछ लो। मैं जो करा भेजे थे ग्रुप में जो। हाँ क्वेश्चन ना, क्वेश्चन बोल रहे हो क्या? हाँ भेजो। वो जो हम लोग कल डिस्कस किया था और बोल रहे तुम लोग को बना के शेयर करने के लिए ग्रुप में, वो उस क्वेश्चन का बात कर रहे हो क्या? नहीं भेजो, लास्ट में भेजे थे रात में। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो एक्चुअली मतलब मेरा क्वेश्चन नहीं है। कल जो हम लोग ये किए हुए थे यूट्यूब पे डाले हुए थे, किसी का कमेंट आया हुआ था, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो जस्ट तुम लोग को शेयर कर दिए, मतलब अगर तुम लोग उस पर कुछ सोचना चाहते हो तो सोच सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का डेफिनेशन हम लोग क्या लगा सकते हैं जब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो सिस्टम। एक्सटर्नल फोर्स अगर लग रहा है कोलिजन के दौरान, ठीक है, तो नहीं ई का डेफिनेशन लगा सकते हैं क्या, ये था क्वेश्चन। मैं नहीं लग रहा है क्यों क्यों नहीं लगना चाहिए, रीजन? कि भाई ई का डिफिनेशन में मतलब मोमेंटम कंजर्व करके तभी ई का निकलता है वो वैल्यू। नहीं, बट जब तुम ई का डेफिनेशन लगा रहे हो तो तुम सिंपली ये कर रहे हो, बोल रहे हो कि मतलब फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन इनिशियल रिलेटिव v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस v1, तो उसके लिए कुछ वैसा बोले तो नहीं हो। बट देखो ये बात है, सोचने पे डिपेंड करता है। हम तो दोनों आंसर बोलेंगे, लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है, मतलब फोर्स कैसे लग रहा है उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा चलो आज हम डिस्कस करते हैं ऑब्लिक कोलिजन, फिर उसमें हम थोड़ा सा उस पर भी ये कर देंगे। जी चलो तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्लिक कोलिजन के बारे में, ठीक है। ऑब्लिक कोलिजन के बाद डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो वन डायमेंशनल कोलिजन यानी हेड ऑन कोलिजन हम लोग डिस्कस कर चुके, पूरा पूरा अपना फिनिश हो चुका। टू डायमेंशनल कोलिजन में है क्या समझो। सॉल्व करने का अप्रोच लगभग सिमिलर होता है पिछले वाले जैसा ही, बस जस्ट यहाँ पे तुम्हें कंपोनेंट वगैरह लेना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं ऑब्लिक कोलिजन है क्या। डेफिनेशन बता चुके हैं पहले भी तुम लोगों को, पर जस्ट तुम लोग से वापस पूछना चाह रहे हैं, एक बार जस्ट रिकॉल हो जाए। ऑब्लिक कोलिजन तो जस्ट डिफाइन करना, एक लाइन में क्या बोलोगे? मैं मतलब वैसा कोलिजन जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट अलोंग नहीं हो रहा है मतलब। लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन, जिसके लॉन्ग वेलोसिटी है पार्टिकल का पहले, वह जी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा, सिंपल। तो सिंपल हम बोलेंगे हाँ लाइन ऑफ इम्पैक्ट डज नॉट कोइंसाइड विद द लाइन ऑफ मोशन, विद द लाइन ऑफ मोशन। पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी है, लाइन ऑफ मोशन मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वह अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट नहीं है, उसके साथ किसी एंगल पे तिरछा है, ऐसा कुछ। लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऐसे और वेलोसिटी ऐसे दे दी, तो वो हो गया तुम्हारा ऑब्लिक कोलिजन। डेफिनेशन हो गया, मीनिंग हो गया इसका, कैसे पहचानेंगे। तो आता है क्वेश्चन ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है, अगर जस्ट एग्जांपल का बात करें, ऐसे एग्जांपल तो हम लोग ले लिए हुए हैं, बट ठीक है फिर भी वापस से देख लेते हैं। मान लो तुम्हारा बॉल है, इसका ये सेंटर, और एक दूसरा बॉल जो जस्ट इसके साथ कोलाइड करने आया है, ये सेंटर इसका। बताओ लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा? सिंपली बोलोगे नॉर्मल जिधर लगता है, नॉर्मल फोर्स। जी तो इस केस में अगर हम बात करें तो सिंपल ये हो जाएगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा क्या? जी भैया। लाइन ऑफ अब मान के चलो हम इसको इनिशियल वेलोसिटी दे दी 4, जब टक्कर होने वाला है तो इसका वेलोसिटी ऐसा 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड, म्यूट कर लो, थोड़ा नॉइज आ रहा है। 4 मीटर पर सेकंड, ये तो मान लो एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री। तो सिंपली हम लोग देखें इसमें, और मान लो सपोज ये रेस्ट पे ही था, एक सेकंड को मान लो ये रेस्ट पे ही था, फर्क नहीं पड़ता, ये रेस्ट पे भी था मान लो, इसका u0 था मान लो।
तो सिंपली देखो तो लाइन ऑफ मोशन जो है पहले वाले स्फीयर का, वह लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा। तो यहाँ पे देखो जस्ट, अब यहाँ समझना, ये दोनों जो भी स्फीयर से या जो भी पार्टिकल ऑब्लिक कोलिजन करने वाला है, वह नॉर्मल यानी फोर्स, इंटरनल फोर्स, जो कि ऑब्वियसली कोलिजन है तो इंपल्सिव होने वाला है, जान रहे हो, और इसके लॉन्ग लगने वाला है। तो जो भी फोर्सेज ये एक दूसरे पे लगाएंगे वो इस लाइन के लॉन्ग लगाएगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग। तो जो भी फोर्स लग रहा है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग लग रहा है। मतलब क्या है भाई, किसी भी पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वह लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाला कंपोनेंट ही चेंज होगा। अगर इस 4 मीटर पर सेकंड अभी हम तुमसे बोले लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग क्या कंपोनेंट है, तो क्या बोलोगे? इस 4 का 4 cos 30। बिल्कुल सही, 4 cos 30, यानी ये वाला कंपोनेंट 4 cos 30 है along the line of impact, 4 cos 30। टक्कर के पहले का सीन है, अभी टक्कर के बाद ये चेंज हो सकता है, 4 cos 30, ये 4 cos 30। और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर क्या है? 4 sin 30। तो ध्यान देना भाई, ये 4 cos 30 along the line of impact है, यह 4 cos 30 जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के along है यह चेंज होगा कोलिजन के चलते। बट 4 sin 30 जो है यूं का यूं ही रह जाएगा, वो टक्कर के पहले भी 4 sin 30 ही रहेगा, टक्कर के बाद भी 4 sin 30 रहेगा। रीजन बताओ, क्योंकि फोर्सेज अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग लग रहा है तो भाई जो भी एक्सीलरेशन आएगा वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट का। जी भैया। प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन हो गया, वर्टिकली तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्यों चेंज होगा? हाँ भैया। सिंपल है और कुछ है नहीं। तो तुम्हें क्वेश्चंस ऑब्लिक क्वेश्चन कैसे ही करना है, जो भी वेलोसिटी दिया गया एंगल पे इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट कर लो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट और उसके परपेंडिकुलर, दो पार्ट में। जी परपेंडिकुलर वाले भैया। कंपोनेंट को आंख बंद करके भूल जाओ, वो वैसे ही रह जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी में भी वो वही रहेगा, फाइनल में भी वही रहेगा, जस्ट हॉरिजॉन्टल वाला चेंज होगा। इसके लिए तुम लगा दो 1D वाला कांसेप्ट जो पहले पढ़े। जी भैया। बस तुमको क्या मानना है, पार्टिकल 4 cos 30 से आ रहा है हॉरिजॉन्टली में, 4 sin 30 को भूल जाओ, वो इनिशियली भी वही रहेगा, फाइनल भी वही रहेगा, कोई टेंशन है नहीं। सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले इसके अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के जी। अलोंग लगाओ, मोमेंटम कंजर्वेशन। हाँ भैया। ई का डेफिनेशन भी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही लगता है, वहां पे लिखवाए भी थे हम V2L जी minus भैया। G1L upon U1L minus U2L। हाँ भैया। बस मैं सबसे पहला काम इसमें हम बात करें, मान लो 10 सेकंड, हमको क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है, मान लो हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑन ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन। चलो आंसर क्विकली, प्रोसीजर बोल दो, क्या करोगे सबसे पहला स्टेप? मैं पहले रिजॉल्व कर लेंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग और बिल्कुल लॉन्ग और बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहला तो एक भाई लाइन ऑफ इम्पैक्ट तुम आइडेंटिफाई करो, हाँ आइडेंटिफाई करो। और जी जब आइडेंटिफाई कर लेते हो तो इनिशियल वेलोसिटीज का, पार्टिकल्स के इनिशियल वेलोसिटीज का लाइन ऑफ इम्पैक्ट और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन डिफाइन किए, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट और दूसरा उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट करो। स्टेप 1 होगा आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड रिजॉल्व इनिशियल वेलोसिटीज कौन सा इनिशियल वेलोसिटी? जस्ट बिफोर द कोलिजन, जी भैया। ये भी ध्यान रखना। किधर किधर ये करना, रिजॉल्व करना है अपने को along the हाँ line बिल्कुल, of impact and along perpendicular and perpendicular to line of impact। ठीक है, स्टेप 2 क्या जी होगा ये बताओ? मोमेंटम कंजर्व करना स्टेप 2 लाइन ये ऑफ होगा, इम्पैक्ट। बिल्कुल सही बोल रहे, स्टेप 2 ये होगा कि along the line of impact मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो और ई का डेफिनेशन लगा दो, खत्म, जो तुम 1D में करते आ रहे थे। जी और परपेंडिकुलर जो इनिशियल वेलोसिटी आया था वो फाइनल में भी उतना का उतना ही रह उतना ही जाएगा। रहेगा। बस
स्टेप 2 होगा सिंपल, तुम क्या करो, अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन and definition of E along line of impact। यार इतना लेट ये लोग ज्वाइन करती है। along line of impact, मोमेंटम कंजर्वेशन और डेफिनेशन ऑफ ई का डेफिनेशन लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लगाना है, जो कि सेम होगा 1D कोलिजन जैसा ही। जी भैया। और जब ये कर लो तो स्टेप 3 वो वेलोसिटी का कंपोनेंट जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर तुम्हारा आया था कंपोनेंट लेने पे, वह चेंज नहीं होगा। स्टेप 3 velocities या component of velocities perpendicular to the line of impact, line of impact के perpendicular वाला component remains unchanged या सेम, जो भी लिखो, ठीक है, वो तुम्हारा वही रह जाएगा। तो बस हो गया भाई, तुमको तो वेलोसिटी टक्कर के बाद का निकालना है, परपेंडिकुलर वाला वही रहेगा। जैसे प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता, जो फोर्स लग रहा था ऊपर वर्टिकली लग रहा होता। सिमिलरली यहाँ पे जो भी फोर्सेस रहेगा वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग लगेगा, तो उसके परपेंडिकुलर कोई फोर्स है नहीं, तो वो चेंज नहीं होगा, तो वो वही रह जाएगा। और ये वाला कंपोनेंट तुम निकाल लोगे स्टेप 2 में मोमेंटम कंजर्वेशन से और डेफिनेशन ऑफ ई से, खत्म, सॉल्व हो गया। फाइनल वेलोसिटी निकालना होगा तो क्या करोगे, ऐसे में क्वेश्चन लेंगे, उस पर इलस्ट्रेट कर रहे हैं, बट जस्ट अभी रफली हम लोग प्रोसीजर समझ रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी कैसे निकलेगा भाई, लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाला तुम सॉल्व करके निकाल ही लियो, और परपेंडिकुलर वाला वही रहेगा। दो वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नेट वेलोसिटी, खत्म। परपेंडिकुलर कंपोनेंट तुम्हें पता है और तुम अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट सॉल्व करके निकालोगे, तो ये वाला वही रहेगा, और ये वाला तुम्हें पता चल ही गया, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट 90 डिग्री पे रहेगा। रिजल्टेंट निकालना भी आसान होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, खत्म। डायरेक्शन पूछेगा तो भाई दो चीजें, tan थीटा पढ़ लो, tan थीटा इक्वल टू p बाय b, डायरेक्शन भी आ गया, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इनकेस पूछ ले तो, और मैग्नीट्यूड रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बस यही है, जस्ट तुम्हें लाइन ऑफ इम्पैक्ट पहचानने आना चाहिए और कंपोनेंट लेने आता है तो 1D कोलिजन का ये सवाल हो जाता है। अब एक मात्र सिंगल इलस्ट्रेशन हम लेंगे इस पे, स्टेप बाय स्टेप यही फॉलो करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग, आंसर निकालेंगे और फिर प्रैक्टिस तुम लोग को छोड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन में वैसे होगा तो शेयर कर देंगे ऑब्लिक कोलिजन। बहुत ज्यादा पहले बोलते कॉमन नहीं है इस पे क्वेश्चन पूछना, बट हम तो बोलेंगे प्रैक्टिस कर लो, सही रहेगा, छोड़ोगे क्यों यार। चलो आगे बढ़ते, बट बहुत ज्यादा पूछा नहीं गया, लेकिन पूछ सकता है, ऐसा कोई नहीं। चलो तो इस पे लेते हैं एक एग्जांपल कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए अपना एग्जांपल है नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में अपना एग्जांपल है, ये क्वेश्चन है ऑब्लिक कोलिजन का। क्वेश्चन जस्ट एक बार पढ़ो, क्या बोल रहा है, दो स्फीयर्स है मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, both have same radius but their masses are 2 kg and 4 kg, एक का 2 kg मास है, एक का 4 kg मास है। इनिशियल वेलोसिटी दोनों का दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड, डायग्राम में शो किया हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी दे रखा है 1/3। तो सबसे पहला तो ये आइडेंटिफाई करना कि अब क्वेश्चन हेड ऑन कोलिजन का है या ऑब्लिक का कोलिजन का, कोई बोलने नहीं आएगा एग्जाम में तुम्हें। तो सबसे पहले तुम्हें यह देखना है यहाँ पे कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है यानी लाइन ऑफ मोशन, वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ कोइंसाइड कर रहा है, यानी यही तरीका था अपना पहचानने। तो हम देखें तो भाई ये दोनों जब आपस में टच में आएगा तो देखो क्या होगा, तुम्हें डायग्राम वो बनाना चाहिए जब जस्ट टकराने वाला होगा, हम बोलेंगे ऐसा कुछ डायग्राम हो जाएगा, कुछ ऐसा, और ये कुछ इसको टच करता हुआ ऐसा, ठीक है, टच करता हुआ कुछ ऐसा। इसका सेंटर यहाँ एक्चुअली कुछ ऊपर नीचे है तो हम सही से नहीं कर पाए, इसका सेंटर कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसा। जब टच करेगा तो ध्यान देना ये नॉर्मल किधर लगाएगा भाई, सेंटर से सेंटर, इसके अलॉन्ग सेंटर से पास करेगा, यानी ये हो गया तुम्हारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और तुम वेलोसिटी कैसे दिए हो देख लो, वेलोसिटी इसका तुम दिए हो वैसे 400%, क्या वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, आंसर है नहीं, ये नहीं,
इसीलिए ऑब्लिक कोलिजन का क्वेश्चन है, इसीलिए ऑब्लिक कोलिजन का क्वेश्चन है। हम यूनिट नहीं लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट हम 4 लिखते हैं हम लोग को। ओके यार, ये 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड से यार। सिमिलरली ये वाला इसका सेंटर कैसे मूव कर रहा है? ये 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। तो तुम खुद देखो, यह वेलोसिटी का अगर ये एंगल थीटा बोल दें, थीटा हम नहीं लिख रहे, फॉलो करना, तुम लिखने में थोड़ा इसमें ये हो जाता है, थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट है 4 cos थीटा। सबसे पहला काम यही करना, इनिशियल वेलोसिटीज का कंपोनेंट स्टेप्स में लिखा हुआ है, कंपोनेंट करो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये हो गया LOI। जी जी। और हेड ऑन कोलिजन में क्या होता था, पूरा का पूरा वेलोसिटी LOI के अलोंग ही होता था। तो तुमको कंपोनेंट एक ही कंपोनेंट तुम्हारे पास होता था, यहाँ पे 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, अलोंग द इम्पैक्ट और एक परपेंडिकुलर। तो ये हो गया तुम्हारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो चलो करते हैं इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट। अगर इसके वेलोसिटी का कंपोनेंट कर, ये जो डायग्राम बना रहे हैं हम, जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन, यानी U1 U2 वाला काम कर रहे हैं, बट कंपोनेंट करके कर रहे हैं। और एक डायग्राम बनेगा जस्ट फाइनल, जस्ट फाइनल। तो देखो यार ध्यान दो, अगर हम जस्ट बिफोर कोलिजन का बात करें तो हम सिंपल ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट ड्रॉ करते हैं और दिखाते हैं वेलोसिटीज को। यहाँ पे ये मेरा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। चलो पहले पार्टिकल का लाइन ऑफ इम्पैक्ट का वेलोसिटी कितना है, 4 cos थीटा। परपेंडिकुलर वाला 4 sin थीटा। 4 sin। ये हो गया तुम्हारा 4 को। अब बताओ ये 4 cos थीटा निकाल सकते हो क्या दिए गए डायग्राम में, उसका वैल्यू देखो तो। जी भैया। कैसे भैया यहाँ से मतलब सेंटर से ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन कर दो, AB बिल्कुल सही बोल रहे हो। जोड़ दो, साइन थीटा पढ़ के देखो, दिख रहा है साइन थीटा। जी sin थीटा आ जाएगा R/2 सर। 1/2। और हाँ भैया, हाँ 1/2। थीटा 30 डिग्री है, तो सच में ये 4 cos 30 है। समझ पा रहे हो क्या? जी भैया। लिख लो क्विकली, 4 cos 30, 4 cos 30 इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। फोर cos 30। परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कितना होगा, 4 sin 30। 4 cos 30। और ये कंपोनेंट कुछ ऐसा आएगा सर, ऊपर की तरफ 4 sin 30 लिख लेना, 4 sin 30। हम इस 30 उसको लिख रहे हैं 4 sin 30, 4 sin 30। चलो अब चलो इधर वाले का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 2 cos 30। सेम एंगल होगा, बिल्कुल सही, जी 2 cos 30। इधर की तरफ 2 cos 30, यही वाला 2 cos 30 हो जाएगा। ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 2 sin 30। बिल्कुल सही, 2 sin 30। तो ये 4 sin 30 और ये 2 sin 30 जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आया ना, ये टक्कर के पहले भी वही रहेगा, टक्कर के बाद भी वही रहने वाला है। तो इसको तो तुम भूल जाओ, सिर्फ अलोंग द इम्पैक्ट देखो और तुम एक 1D कोलिजन जैसा ट्रीट करते हुए इसे सॉल्व कर डालो। 4 2 sin 30 और ये 2 cos 30, ये वाला। अब अलोंग द लाइन देखो क्या होगा, टक्कर के बाद क्या होगा सीन, जस्ट आफ्टर कोलिजन दाहिने तरफ बनाते हैं, जस्ट आफ्टर कोलिजन। भैया sin 30 का कंपोनेंट लाइन के ई साइड ना है। सही बोल रहे हो, लाइन ऑफ इम्पैक्ट सही बोल 2 रहे हो, sin 30 नीचे आएगा, सही बोल रहे हो। ये वाले का जो कंपोनेंट है वो नीचे आएगा, नीचे कर दो, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। ये वाला गलत है, इसको नीचे दिखा दो, इसको नीचे दिखा दो। जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो गया तुम्हारा, ठीक है। परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट वही रह जाएगा, इसका 4 sin 30 वही रह जाएगा।
टक्कर के बाद भी इसका नीचे की तरफ रह जाएगा 2 sin 30। और ये वाला कंपोनेंट अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट है, वो तुम्हें नहीं पता, 1D कोलिजन जैसा ही जी भैया। वो तुम्हें नहीं पता अलोंग द इंपैक्ट क्या हो रहा है। अलोंग द इंपैक्ट मान लिए भाई इसका हो गया V1, इसका हो गया V2, दो वेरिएबल मेरे पास नया आ गया। और ये V1 V2 के लिए दो इक्वेशन तुम्हारे पास है भी, मोमेंटम कंजर्वेशन और ई का डेफिनेशन। यहाँ पे तुम्हें साइंस वगैरह को बहुत अच्छे से लेना होगा, ध्यान देना। V1 V2 डायग्राम तुम्हारा बन गया। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट का टेंशन है नहीं, ये तुम्हारा वही रह जाएगा 4 sin 30 और ये तुम्हारा 2 sin 30 वैसे ही रह जाएगा, ये तुम्हारा वैसे ही रह जाएगा। अब तुम V1 V2 निकालो, तो जब V1 V2 निकालोगे तो मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन क्या होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन का बोलो, तुमको बताना है, हम जस्ट इक्वेशन लिख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं अब मोमेंटम कंजर्वेशन। सबसे पहला मोमेंटम कंजर्वेशन, पहला इक्वेशन अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, बताओ क्या होगा। टक्कर के पहले तो मोमेंटम होगा 4 cos 30 इंटू कितने मास था उसका 2 kg, तो 2 इंटू 4 cos 30। ध्यान रखना, यहाँ ध्यान दो, ये इधर की तरफ है, तो तुम इस लाइन के अलावा अपने मन में एक फिक्स कर लो कि इस लाइन के अलावा हम इधर को प्लस मान रहे हैं या इधर को प्लस मान रहे हैं। हम इधर को प्लस मान रहे हैं इसके अलावा। जी भैया। जस्ट तुमको ध्यान रखना होगा, एक बार कंसिस्टेंट होगा फिर वही लेके चलना है तुमको पूरा का पूरा। तो 2 इंटू 4 cos 30 करेंगे, ये वाले का मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम सिर्फ अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, परपेंडिकुलर वाले को नहीं सोचना। तो 2 इंटू 4 8 cos 30 होगा क्या, जी भैया। 8 cos 30, बताओ कितना होगा 8 cos 30 का वैल्यू। भैया दोनों जीरो ही हो जाएगा, 8 cos 30 माइनस 8 cos 30। ओके बिल्कुल सही, मतलब जीरो वाला इनिशियल मोमेंटम हाँ भैया। 0 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम 2v1 2v1 4v1 नहीं 2v1 2v1, ये वाला 2v1 और फिर बोलो इधर वाला क्या होगा 4v2 2v1 माइनस होगा प्लस होगा मेरे अकॉर्डिंग जो माने जी। हाँ प्लस 4v2 प्लस 4v2 प्लस 4v2। अब ई का डेफिनेशन मैंने तुम्हारा उसमें ध्यान देना थोड़ा अच्छे से। सेकंड डेफिनेशन ऑफ ई, तो v1 v2 मैंने निकालना है डेफिनेशन ऑफ ई। चलो ई इक्वल टू, ई तुम्हें क्वेश्चन में दिया है क्या, ये 1/3 1/3, तो ई तुम्हारा हो गया 1/3 1/3 इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही रहेगा v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, बट वह v2 नेट वेलोसिटी नहीं है सिर्फ लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो हम लिख रहे हैं यहाँ फाइनल वेलोसिटी, v2 नीचे है प्लस में ले रहे हैं, ये ध्यान रखना है तुमको मन में। v2 हम इधर को पॉजिटिव मान, v2 माइनस v1 माइनस v1 करते वक्त ध्यान दो कि v1 लेना है माइनस v1 लेना है, क्योंकि v1 भी नीचे ही माने हम तो v1 ही रह जाए। तो कैसे तुम अज्यूम करो उस पर डिपेंड करता है। v1 डिवाइडेड बाय u1, ये वाला 4 cos 30, 4 cos 30 कितना हो जाएगा अगर करें तो 4 इंटू √3/2 2√3 और नीचे है पॉजिटिव मिलेंगे 2√3। चलो माइनस फॉर्मूला क्या आ गया u2 देखे तो 2 का कंपोनेंट आया था 2 cos 30, बट ये इधर की तरफ अपोजिट में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 cos 30 हो जाएगा √3 जी। 2 cos 30 हो जाएगा √3 इसको ले लो और तुम्हारे पूरा पूरा हो गया 3√3, पूरा हो गया 3√3, कितना √3 हो। चलो अब ये दो इक्वेशन सॉल्व करो और v1 v2 क्विकली बताओ निकाल करके। थ्री रूट थ्री हो गया, 3 3 कैंसिल ही हो गया, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू
√3 और ऊपर है 2v1 + 4v2 = 0। भैया हाँ बोलो। v2 आ रहा है 1/√3। v2 आ रहा है अपने पास 1/√3, मतलब यह v2 आया, साइन के साथ बोलना, अगर साइन में नेगेटिव है ये नेगेटिव। साइन ओके, v2 आया 4/√3 में 1/√3। 1/√3। v2 आया अपने पास 1/√3, तो v1 ये v1 है -2/√3। -2/√3, v1 आ गया -2/√3, सही है, -2/√3 सही है। चलो, यानी इसका मतलब है v1 जिधर माने थे उधर वो नहीं है, उधर वो नहीं है, ये v1 सच में इधर के तरफ है, कितना -4/√3, तो +4/√3 करते हैं, डायरेक्शन पलट दी। चलो, तो टक्कर के बाद रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल सकते हो क्या? जी अगर हम पहले बॉल का पूछे टक्कर के बाद कैसे जाएगा, तुम बोलोगे 4/√3 इधर था और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमें पता है पहले ही रहेगा 4 sin 30, ये वाला 2/√3। हाँ 4 sin 30, यानी ये आ रहा है 2, 4 sin 32, तो √2² + 4/√3 का होल स्क्वायर, 4 + 16/3, भैया 2/√3 होगा। 4 + 16/3 कितना आ रहा है? 12, 16, 28, कुछ अजीबोगरीब आ रहा है यार। 4/√3 और इधर कितना था? 4 sin 30। भैया 2/√3 होगा, 4/√3 नहीं। ये 2/√3 है क्या ये वाला? जी भैया इसीलिए हम इसको ये ले रहे हैं। फिर चलो नेट वेलोसिटी कितना आया एक बार बोल दो क्योंकि। जी भैया तो 2/√3 है तुम्हारा, ये 2 है, सॉल्व करके निकालो। 4/3 ये तुम्हारा 4 sin 30 है। हाँ 4/√3 आ रहा है, 4/√3। ओके, पहले का 4/√3 आ रहा है क्या? जी भैया हाँ 4/3 + 4, 4/3 + 4, 16/3 का रूट लेंगे तो 4/√3 आ रहा है इसका। जी पहले का 4/√3 कुछ ऐसा आएगा तिरछा, अगर इनके एंगल वगैरह पूछे तो tan थीटा पर के बता सकते हो, वो थीटा वो परे हुए वेक्टर्स वगैरह। इसका अगर तुमसे पूछे तो 1/√3 और नीचे कितना था 2 sin 31, 1 + 1/3 4/3, 2/√3 कुछ ऐसा तिरछा। जी इसका आया 2/√3 और इसका कितना आया था 4/√3 ना। जी भैया तो पहले वाले का स्पीड अगर देखें तो सीधा सीधा डबल है दूसरे का, जस्ट स्पीड का बात करते हैं, मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, डायरेक्शन का बात नहीं कर रहे। हाँ भैया हाँ भैया डबल है, डबल स्पीड है, जस्ट स्पीड के टर्म से बोलना चाहे तो तुम ऐसे ही सॉल्व करते हो क्वेश्चन को, ऑब्लिक कोलिजन कुछ नहीं करना होता है, जस्ट कंपोनेंट्स लेना होता है अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। एक 1D कोलिजन का क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो और बाद में जस्ट जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था उसको जस्ट ऐड कर ले रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, नेट वेलोसिटी निकालने। ठीक है, तो नया कुछ इसमें नहीं, जस्ट देख लो, इनकेस कुछ डाउट है तो पूछ लो, और नहीं तो फिर हम ऑब्लिक कोलिजन को भी यहाँ पे पूरा क्लोज हम कर देंगे। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस तुम पे डिपेंड करता है। अब जस्ट यहाँ ध्यान रख लो, इस क्वेश्चन में ई का डेफिनेशन हमेशा अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट लगता है, ये तो फिक्स है। इस क्वेश्चन हम सॉल्व किए, हम ये बोले कि मोमेंटम कंजर्वेशन क्या सिर्फ लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही लगाना जरूरी है, किसी और डायरेक्शन नहीं लगा सकते कि मोमेंटम कंजर्व नहीं करा सकते क्या? इस क्वेश्चन में मेरा क्वेश्चन है, मोमेंटम कंजर्वेशन इस क्वेश्चन में लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही हम लोग लगाए हैं। ई का डेफिनेशन भी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही लगाए हैं। ई का डेफिनेशन तो ठीक है भाई, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही होता है, बट हम ये बोल रहे हैं मोमेंटम कंजर्वेशन इस क्वेश्चन में कोई बच्चा अगर दूसरे डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कराता है, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट नहीं कराता, तो क्या उसका आंसर आएगा या नहीं? क्या वो सही स्टेप ले रहा है क्या? नहीं, क्यों? मोमेंटम कंजर्वेशन सिर्फ लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही क्यों, किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं? क्योंकि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है। और कौन सा फोर्स तुमको दिख रहा है, किसी और डायरेक्शन में दिख रहा है? बताओ कहाँ फोर्स और परपेंडिकुलर नहीं, ध्यान रख लो, एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में नहीं है, तो मोमेंटम कंजर्व किसी भी डायरेक्शन में करा सकते। हाँ, एक्सटर्नल फोर्स तुम्हें दिखता भाई, ये तो इंटरनल ही है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे भी तुम किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हो, जो किसी भी डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जो भी है इंटरनल है, सिर्फ कोलिजन वाला। तो जस्ट कन्वीनियंस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अलोंग द इम्पैक्ट लगा रहे हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, बट तुम किसी भी डायरेक्शन में कंजर्व कर, जस्ट तुम सोचो ना यार, परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट था वो चेंज हुआ क्या?
बोलो चेंज नहीं हुआ भैया। क्या? नहीं हुआ चेंज। परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो तुम निकाले थे अभी, साइन वाला कंपोनेंट 4 sin 30 और 2 sin 30, ये चेंज नहीं हुआ। तो भाई परपेंडिकुलर में भी तो मोमेंटम कंजर्व ऑलरेडी ऑटोमेटिक हो रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब मोमेंटम उधर भी कंजर्व्ड है। जी भैया, जी तो भैया। मोमेंटम किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पे कंजर्व्ड है, जस्ट कन्वीनियंस के लिए हम लोग लगा रहे हैं अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। बट ई का डेफिनेशन कंपलसरी है कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही लगाओ। हाँ, अगर तुमको दिखता है कि भाई किसी डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है, तो बिल्कुल सही बात है, वहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते हम लोग उस डायरेक्शन में। बट यहाँ पे कुछ नहीं है यार, सिर्फ इंटरनल कोलिजन हो रहा है, जस्ट ये फोर्स लग रहा है, बाहर से कहीं भी नहीं फोर्स है। इधर देखो, किसी भी डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए हर डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व होगा इस क्वेश्चन में। हाँ, अगर रखा हुआ होता कहीं पे, मान लो जमीन उमीन पे या स्फीयर वगैरह रखा होता, क्वेश्चन में बोला होता बाहर से अगर नॉर्मल वगैरह लग रहा है किसी डायरेक्शन वर्टिकल में, तो तुम बोलोगे हाँ भाई वर्टिकल में फोर्स है, वर्टिकल में कंजर्व नहीं करा सकते। तुमको मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए ऐसा कुछ नहीं है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट वगैरह कुछ नहीं बोलता मोमेंटम कंजर्वेशन। उसका स्टेटमेंट सिंपल बोलता है कि भाई तुम किसी भी डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व कराओ, तुम पे डिपेंड करता है, बट यह इंश्योर कर लो कि उस पार्टिकुलर डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा बस। तो यहाँ पे यह मिसकंफ्यूजन जनरली आ जाता है मन में कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट अलोंग मोमेंटम कंजर्वेशन कराते हैं, वह जस्ट एक स्ट्रेटजी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ऐसे करो। बट ऐसा नहीं है कि उसके अलोंग ही मोमेंटम कंजर्वेशन करना, किसी भी डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा। और तुम क्लियरली देख सकते हो कि परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑटोमेटिक तो कंजर्व हो ही रहा है, इनिशियल इक्वल टू फाइनल हो ही रहा है। जी भैया। ये जस्ट ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो फिर ये खत्म हो गया, जस्ट इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड हम कर दें, कुछ क्वेश्चन जो जेई में आए हुए हैं उसके लिए, इंक्लाइन पेन वाला। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है, जस्ट हम हिंट्स देंगे, बाकी काम तुमको करना है। इंक्लाइन पेन है, मान लो इंक्लाइन पेन, एक बॉल है मान लो, इंक्लाइन पेन का तुम्हें कुछ मास वगैरह दिया होगा, नीचे जमीन पे रखा हुआ है, जमीन फ्रिक्शनलेस है, जमीन फ्रिक्शनलेस, ठीक है। इसका थीटा ले लो 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30। एक इसका मास मान लो 4 kg, 4 kg या 2 kg मान लो, जो ही मानना हो मान लो, कोई फर्क पड़ता नहीं है वैसे। 2 kg मान लो। एक मान लो तुम्हारा बॉल ऊपर से आ रहा है, ठीक है, बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड, बॉल जो है तुम्हारा यहाँ आया और इससे वर्टिकली डाउनवर्ड ही गिर रहा था 2 मीटर पर सेकंड से, ऐसा कुछ टक्कर के पहले इसका ऐसा कुछ वेलोसिटी था 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड बॉल का वेलोसिटी। इनिशियली वेज तुम्हारा या इंक्लाइन पेन रेस्ट पे था, टकराया, टकराने के बाद क्या होगा, यह वेज भी जमीन पे मूव करेगा ऐसे, जी भैया। फ्रिक्शन नहीं है। और यह इस बॉल जो 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा था उसका भी वेलोसिटी चेंज होगा। क्वेश्चन पूछा गया है, जी भैया। ई मान लो एक सेकंड को, यहाँ पे ई ले लो, तुम कुछ ले लो से, इलास्टिक कोलिजन नहीं करवा देंगे, इलास्टिक नहीं करवाएंगे, ई इक्वल टू तुम 1/2 ले लेना, इक्वल टू 1/2। तुम्हें बताना है कोलिजन के बाद बॉल का क्या वेलोसिटी होगा, इंक्लाइन प्लेन का वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। ये घर पे करना, क्वेश्चन जस्ट नोट कर लो, जी भैया। क्लियरली देख सकते हो लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो है वो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होगा कुछ ऐसा, हाँ भैया। और इसका वेलोसिटी लग रहा है 2 नीचे, कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये एंगल कुछ होगा थीटा, तो उसके अराउंड कंपोनेंट वगैरह करके सेम प्रोसीजर तुम्हें रिपीट करना होगा। बट यहाँ पे ध्यान देना, जो पॉइंट हमें ऐड करना है इन क्वेश्चंस में, तुमको डायरेक्ट हम जो तुमको स्ट्रेटजी बताए हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देना, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, ई का डेफिनेशन लगा देना, ई का डेफिनेशन तो सही है, बट मोमेंटम कंजर्वेशन तुमको अपना दिमाग खोल के रखना है, इसलिए हम यहाँ पे बोल दिए तुमको पहले भी, मोमेंटम कंजर्वेशन जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा उस डायरेक्शन में कंजर्व करा सकते हो। इस क्वेश्चन में जस्ट हम बोल देते हैं अभी एडवांस में, इस डायरेक्शन के अलोंग मोमेंटम कंजर्व करा सकते हो क्या लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, या सोच के बताओ। जब भी मोमेंटम कंजर्वेशन तुम्हें लगाना, जस्ट क्लियरली देख लो कि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या,
है क्या? नहीं है ना, नहीं है, कैसे नहीं है ये बताओ? पहली बिल्कुल बात नॉर्मल ही लग रहा है। देखो यहाँ ये वेस्ट जमीन पे रखा हुआ है, जमीन का नॉर्मल इस पे नहीं लगेगा क्या? जी भैया हाँ। और ये नॉर्मल का कंपोनेंट नहीं आएगा क्या इसके अलॉन्ग? जी भैया क्लियरली देख सकते हो कंपोनेंट आ रहा है, इसलिए लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग अगर तुम लगाओगे मोमेंटम कंजर्वेशन, आंसर आएगा, आंसर मैच ही नहीं करेगा। जी भैया। दूसरी बात, जो बॉल गिर रहा है जी खुद, उस बॉल का मास ले लेना 1 kg, बॉल का मास 1 kg और इस इंक्लाइन पेन का मास 2 kg कर लो। जो बॉल गिर रहा है उस पर खुद भी तो ग्रेविटी लग रहा है, हाँ भैया। वो भी वर्टिकल है, उसका भी कंपोनेंट आ रहा है। बट यहाँ पे पॉइंट ऐड कर लो यहाँ पॉइंट ऐड, अगर अगर ये लिख लेना पॉइंट को, टक्कर के दौरान कोई एक्सटर्नल फोर्स नॉन इम्पल्सिव है, तो वो भले ही लग रहा है उसको इग्नोर हम कर सकते हैं। तो mg वाला फोर्स भले ही लग रहा था, उसके कारण हमको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो नॉन इम्पल्सिव होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बताए थे। जी भैया। ये जो नॉर्मल लग रहा है ना सच में जमीन से, ये इम्पल्सिव होगा, सोच के देखो। ये कैसे सोचोगे? तो बताए हुए थे नॉर्मल कब इम्पल्सिव होता है। टक्कर जब होगा तो नॉर्मल ये दोनों एक दूसरे पे इसके लॉन्ग लगाएगा, इस नॉर्मल का कंपोनेंट आ रहा है इस जमीन वाले नॉर्मल के अलोंग, अपोजिट। और टक्कर वाला नॉर्मल अगर इम्पल्सिव होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए इसको भी इम्पल्सिव होना पड़ेगा। और जी भैया। टक्कर के दौरान अगर एक्सटर्नल फोर्स इम्पल्सिव है तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लिख लो, जी भैया। टक्कर हो रहा है, अगर उसके दौरान कुछ नॉन इम्पल्सिव लग भी रहा है ना, फिर भी तुम मोमेंटम कंजर्व करा दो आंख बंद करके। लिख लो जस्ट, इफ ड्यूरिंग ए कोलिजन even if during a collision there is an external, even if during a collision there is an external non-impulsive force, there is an external non-impulsive force acting on a system, नॉन इम्पॉसिबल ब्रैकेट में करना ग्रेविटी, मोस्टली यही आएगा तुम्हारे पास, या कोई भी नॉन इम्पल्सिव एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, कॉमा वी कैन still we can apply momentum conservation in the direction of the external non impulsive force। जिस डायरेक्शन में नॉन इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में तुम लगा सकते हो मोमेंटम कंजर्वेशन, बट वह मोमेंटम कंजर्वेशन जस्ट बिफोर द कोलिजन और जस्ट आफ्टर के लिए ही वैलिड होगा। जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर, उसके बाद फिर नहीं लगा सकते हो। तो लिख लेना, वी कैन अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। अगर एक्सटर्नल नॉन इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है, इग्नोर कर सकते हो उसको डायरेक्टली तुम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रीजन जस्ट लिख लेना, रीजन क्या होगा बताओ, तुम ही बताओ रीजन क्या होगा, क्योंकि वो नॉन इम्पल्सिव फोर्स है। और जब टक्कर हो रहा है उस दौरान में जो अंदर का फोर्स लग रहा है वो कैसा होता है? इम्पल्सिव। जी भैया इम्पॉसिबल। इम्पल्सिव का वैल्यू बहुत ज्यादा, तो उसका जो इम्पल्स आएगा ना वो मान लो 1 लाख आएगा, और तुम्हारा एक्सटर्नल नॉन इम्पल्सिव फोर्स बहुत कम है, 2 4 5 आएगा, तो भाई वो 1 लाख में 5 जोड़ो या घटाओ, उसका कोई फर्क पड़ना नहीं। तो लगभग हम लोग इसको क्या कर देते हैं? इग्नोर। और मोमेंटम कंजर्व कराते हैं आंख बंद करके, टक्कर के जस्ट पर टक्कर। लेकिन जब टक्कर के दौरान एक्सटर्नल फोर्स भी इम्पल्सिव है, जो कि इस क्वेश्चन में है, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ से नॉर्मल लग रहा है जो इम्पल्सिव है, तो वो प्रॉब्लम कर देगा मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, क्योंकि नॉर्मल का कंपोनेंट आ रहा है, क्योंकि इम्पल्सिव है। ये थोड़ा डीप का पॉइंट है, ठीक है, ऐसे बताया गया होगा शायद कोचिंग वगैरह में भी, सर लोग वैसे बताते ही हैं। इस पे जस्ट एक क्वेश्चन देख लो, देखे होगा ना कि अगर एक प्रोजेक्टाइल है, हवा में गया कहीं पे, 2 पार्ट में टूट गया, ब्रेक कर गया, एक्सप्लोड कर गया,
एक पार्ट 30 डिग्री पे, या मान लो 5 केजी का, मुंह से बोल रहा है क्वेश्चन, हम लिखेंगे नहीं, जाके देखना खुद से। 5 केजी का एक बॉल है, जमीन से प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री एंगल पे छोड़े, ये कहीं पे बीच में कहीं पे तुमको दे देगा 2 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, या हाईएस्ट पॉइंट पे कहीं पे भी गया, 5 केजी का था, 2 पार्ट में एक्सप्लोड, टूट गया, ब्रेक कर गया ड्यू टू एक्सप्लोजन, एक 2 केजी का और एक 3 केजी का। 2 केजी वाला हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बनाते हुए 5 मीटर पर सेकंड से चला गया, तो बताओ दूसरा हिस्सा जो था उसका क्या वेलोसिटी हुआ एक्सप्लोजन के बाद, जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन। तो ऐसे क्वेश्चन में जब एक्सप्लोड हो रहा है, जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन और जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, जैसे कोलिजन है, भले ही ग्रेविटी लग रहा है 5 केजी पे 5 × 10 50 का नीचे, बट हम मोमेंटम का जैसे आंख बंद करके लगाएंगे, क्योंकि वो ग्रेविटी नॉन इंपल्सिव है, और कोलिजन जो एक्सप्लोजन हुआ इंपल्सिव फोर्स है, इंपल्सिव के रिस्पेक्ट में नॉन इंपल्सिव को इग्नोर कर देंगे और सिंपली मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। जाके देखना कहीं, अगर देखना बुक वगैरह, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे होते हैं, भले ही इस पे ग्रेविटी लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स वर्टिकली लग रहा है, और हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कराते हैं, दोनों डायरेक्शन में कंजर्व कराते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट आता है, बहुत बच्चा पूछता है कि सर एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा है ग्रेविटी नीचे, फिर हम लोग यहाँ मोमेंटम कंजर्व क्यों करा रहे हैं? तो आंसर यही होता है कि जो अंदर का फोर्स है वो इंपल्सिव है, और उतने कम समय में कोलिजन के दौरान ग्रेविटी का इंपल्स बहुत कम आएगा, उसको इग्नोर कर सकते हैं। जस्ट ये पॉइंट बता दिए, और कुछ है नहीं। और ये वाले क्वेश्चन जस्ट तुमको बोल देते हैं, ई का डेफिनेशन लगाओगे अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, बट मोमेंटम जो कंजर्व कराओगे ना वो हॉरिजॉन्टल में कराओगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल लग रहा है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल में नॉर्मल कोई कंपोनेंट नहीं है, आराम से हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना। तो यहाँ पे यही नया पॉइंट है, ई का डेफिनेशन लगाओगे लो आई के अलोंग, बट मोमेंटम कंजर्वेशन इस क्वेश्चन में कराओगे वो ये हॉरिजॉन्टल में कराओगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन ये मत सोचना कि अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट ही लगाते हैं ऑब्लिक कोलिजन में, जिधर फोर्स नहीं है उधर लगा दो, बात खत्म। और अगर तुम देख रहे हो कहीं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो सुविधा के लिए हम लोग लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही कंजर्व करा देते हैं, जो कि जस्ट पिछले इलस्ट्रेशन में हम किए हुए थे। तो इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए हम सारा बात लगभग बोल दी, जो भी बात है, ठीक है, भले थोड़ा क्विकली बोले होंगे बट लगभग सारे बात को बोल दी। चलो ठीक है, चलो ठीक है, फिर ये कहानी खत्म हो जाता है, ठीक है, कहानी खत्म हो जाता है। और अगर हम उस क्वेश्चन का बात करें, जस्ट जो उस कमेंट में वो क्वेश्चन था, ई का डेफिनेशन हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो लगा सकते कि नहीं, तो अभी ये क्वेश्चन सामने देखो, ये जो सामने भी क्वेश्चन बनाया इंक्लाइन प्लेन का, एक्सटर्नल फोर्स नॉर्मल लग रहा है, फिर भी तुम्हें क्वेश्चन वाला ई दे दिया है, तो भाई तुम ई को इग्नोर थोड़ी ना कर सकते हो। अगर क्वेश्चन वाला ही तुम्हें दे के बोल दिया ई 0.5 ले लो, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो भाई अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट हम ई का डेफिनेशन लगाएंगे, बिल्कुल कोई डाउट नहीं। बट अगर थोड़ा स्ट्रिक्टली बोले तो ई का जो डेफिनेशन है वो v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 ओरिजिनल डेफिनेशन नहीं है, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन बाय इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। और डेफिनेशन अगर लेते हैं और एक्सटर्नल फोर्स अगर लग रहा है, जो कि यहाँ पे लग रहा है इस क्वेश्चन में, तो उस चीज को तुम अगर तोड़ोगे ना तो फिर तुम यहाँ पे नहीं पहुंच पाओगे एक्सटर्नल फोर्स के v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 पे, वो डेरिवेशन में जब जाओगे तब पता चलेगा। दिखाया थे कल, ध्यान है ना वो वाला डेरिवेशन। अगर उन चीजों को थोड़ा अच्छे से कंसिडर करें कि यह बोलना पूरा सही नहीं होगा, एक्सटर्नल फोर्स के केस में हम लोग ई का डेफिनेशन v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 लगा सकते हैं। देखो ना, तुम यहाँ पे ये v2 माइनस v की, ये ठीक है, ये चीज जो लगा रहे हो bc को कांस्टेंट मानते हुए, भाई अगर उसके अलोंग एक्सटर्नल फोर्स है तो bc कांस्टेंट रहने वाला नहीं है। अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो तुम यहाँ से यहाँ आ ही नहीं पाओगे, यहाँ से यहाँ अगर नहीं आ पाओगे इस केस में, तो सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि यही स्टेप उस केस में रॉन्ग हो जाएगा, इसी को कांस्टेंट मानना, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तुम मान रहे हो कि लग रहा है सिस्टम। बट क्वेश्चन वाला अगर तुम दे ही दिया है तो उसको तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो, और तुम क्या कर सकते हो, सिंपली इक्वल टू अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 लगाओगे और सॉल्व करोगे, जो कि ये क्वेश्चन जेई में भी आया हुआ है, इक्वल टू देकर। तो वैसे हम आंसर बोलेंगे, हाँ अगर ई का डेफिनेशन तुम ये लगाते हो v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2,
तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, लगाओ, टक्कर के बाद का मोमेंटम देख, वेलोसिटी देख लो, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट v2 - v1 अपॉन u1 - u2 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेफिनेशन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट टेक्निकली थोड़ा डिटेल में जाएं और बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करें तो ये पंगा आता है बीच में डेरिवेशन में कि एक्सटर्नल फोर्स अगर मान रहे हो तो प्रॉब्लम। दोनों बात है, इसलिए हम बोल रहे थे कि दोनों बात। चलो ठीक है, फिर हम इसको आज क्लोज करें, बट तुमको उतना डिटेल में जाने सोचने की जरूरत नहीं है, डिपेंड करता है, क्वेश्चन सॉल्व करो, उतना ज्यादा इसमें जाना नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ चीजें जो बोल सकते हो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। क्वेश्चन वाला ई दे ही दिया तो हम क्या कर सकते हैं, बोलेंगे भाई, फिर तो हम ये बोलेंगे कि तुम डिफाइन कैसे कर दी, इस क्वेश्चन में कोई डिफाइन ही मत करो, तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, नॉर्मल का कंपोनेंट आ रहा है, तो भाई डिफाइन ही मत करो, क्वेश्चन वाला हमको दे ही दिया, अब सॉल्व करना ही एग्जाम में हमको, फिर वहां पे हम इस चीज पे तो ना रहेंगे, ही दिया है यूज करेंगे हम उसको, ठीक है। तो वैसे देखो डायरेक्टली न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन करके भी होता है, वो जो ई का डेफिनेशन है ना, कुछ बुक्स में देखना है, बहुत जगह पढ़ाया जाता है, तो ऐसे पढ़ाया जाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, ई इज इक्वल टू relative velocity after the collision along the line of impact upon relative velocity before the collision along the line of impact। डायरेक्ट वो लिखा रहता है, डायरेक्ट हम उसको अगर बोले तो फिर तो कुछ हमको सोचना ही नहीं है भाई, सीधा सीधा लगाएंगे इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अगर डायरेक्ट उसको सोचे तो। और अगर इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन सोचोगे तो फिर थोड़ा सा पंगा बीच में फंस जाएगा डेरिवेशन, जो कि अभी जस्ट हम तुमको बोले, बट लगा सकते हो। अभी हमारे लिए आंसर यही रहेगा कि हाँ भाई ई का डेफिनेशन कभी भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट पता करो, उसके अलोंग लगा दो ई का डेफिनेशन v2 - v1 अपॉन u1 - u2 एक्सटर्नल फोर्स हो तो भी, नहीं हो तो भी। मोमेंटम कंजर्वेशन में हमको डर है कि हाँ भाई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, और लग रहा है तो नहीं लग रहा है तो मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, बट ई में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है अगर तुम डायरेक्टली उस टर्म में सोचो। चलो ठीक है, फिर इसको हम क्लोज कर रहे हैं फिर।